हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आपका स्वागत है आज के क्लास में। आज का क्लास जो है आपका सब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट होने वाला है। आज हम लोग आपका सब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 to 5, है ना। 5 यूनिट आपके सब्जेक्ट में, आपके क्लास में पढ़ने के लिए है। 12th में 5 यूनिट पढ़ने का है। आज हम लोग यूनिट बाय यूनिट सभी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे। ये एक तरह से समझिए कि तो आप लोग का रिवीजन बैच चल रहा है। आप सभी लोग इस बैच को बहुत ही सही तरीके से देखिए, हाँ, और इसे शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक ये पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा छात्र इसका लाभ ले सके। ठीक है, तो आज का सेशन जो है यूनिट 1 है ना। यूनिट 1 यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन के अंतर्गत आने वाले 4 चैप्टर, जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, यह 4 चैप्टर है। यह 4 चैप्टर, यह 4 लेसन आज आपका कंप्लीट होने वाला है। तो आप सभी लोग लाइव रहिए और देखते रहिए आज का क्लास। आज के क्लास में बहुत मजा आने वाला है। साथ में आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग पेन और पेपर के साथ बैठिएगा ताकि आपकी समझ से और हमारे द्वारा बताए गए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक या जो महत्वपूर्ण क्लिप होंगे उनको भी आप लोग नोट करते चलोगे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और लग जाते हैं जोश और जुनून के साथ पहले चैप्टर से, है ना। देखिए, पहले चैप्टर में अधिकांश जो है शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछा भी जाता है तो वह लॉन्ग क्वेश्चन यही एक होता है, बंगाल का आतंक किसे और क्यों कहते हैं। इसके अलावा जो भी होते हैं वह शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आप सामने देख रहे हैं मध्य चक्र और मासिक चक्र में अंतर 2015 का पूछा गया क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह से मोनोकार्पी क्या है, इन विट्रो तथा इन विवो क्या है, और एक पुंजक या क्लोन किसे कहते हैं, यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, आप सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए अब हम एक एक को हम बारी बारी से देखेंगे। देखिए, बोलता है अध्याय 1 में के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बोल रहा है मध्य चक्र और मासिक चक्र में क्या अंतर है। मध्य चक्र और मासिक चक्र में क्या अंतर है। मध्य चक्र यानी ओस्ट्रस साइकिल, ओस्ट्रस साइकिल, है ना। ओस्ट्रस साइकिल और मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस दोनों में क्या अंतर है यही पूछा गया है। यहां बोलता है कि मध्य चक्र, यह चक्र नॉन प्राइमेट वर्ग नहीं गण, है ना। नॉन प्राइमेट गण यानी ऑर्डर के जंतुओं में होता है। अब नॉन प्राइमेट गण क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। जब ये जीव का वर्गीकरण चलता है तो उस जीव के वर्गीकरण में सबसे ऊपर है किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद गण, है ना। तो एनिमेलिया जगत को नीचे लाकर के मेमेलिया बांटा गया। मेमेलिया जो है नीचे आया तो वह 2 गण में बटा है, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट। नॉन प्राइमेट के अंतर्गत वह सभी जीव आते हैं जो मनुष्य से संबंध नहीं रखते हैं, है ना। मनुष्य उनका बहुत दूर का रिश्ता है, नजदीकी रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो यह जो है नॉन प्राइमेट वर्ग में आता है। इस चक्र में रक्त का स्राव नहीं होता है। मध्य चक्र में रक्त का स्राव नहीं होता है और इस चक्र के मुख्यतः उदाहरण है गाय, घोड़ा, बकरी, गधा, कुत्ता इत्यादि। मासिक चक्र बोलता है कि यह प्राइमेट गण के जंतु में आता है, प्राइमेट गण के जंतुओं में होता है। और प्राइमेट गण के, है ना, प्राइमेट गण के जंतु में, प्राइमेट गण के जंतु के अंतर्गत वह सभी जंतुओं को रखा गया है जो मनुष्य और मनुष्य के नजदीकी पूर्वज हैं। मनुष्य और मनुष्य के नजदीकी पूर्वज रहे हैं, जैसे मानव और उनके नजदीकी पूर्वज, जैसे गोरिल्ला, चिंपांजी, लीमर, है ना, ये सभी। तो ये सब जो है आ जाते हैं प्राइमेट क्लास के अंदर आते हैं। और इस
चक्र में रक्त का स्राव नहीं होता है, इसमें रक्त का स्राव होता है। उदाहरण के तौर पर मनुष्य, बंदर, लीमर, चिंपांजी, लंगूर इत्यादि, गोरिल्ला, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि बंगाल का आतंक किसे और क्यों कहते हैं, है ना। बंगाल का आतंक किसे और क्यों कहा जाता है? तो बाबू रे, बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहते हैं, यह सबको पता होना चाहिए। बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। जलकुंभी को भारत में लाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग की पत्नी मैरी हेस्टिंग को जाता है, जो बंगाल की गवर्नर थी, है ना। बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग की पत्नी मैरी हेस्टिंग के द्वारा यह भारत लाया गया। यह दक्षिणी अमेरिका, हाँ, दक्षिणी अमेरिका के जो जंगल, ब्राजील का जो जंगल है, अमेजन का जंगल, अमेजन के जंगलों में यह अमेजन नदी में तैरता हुआ एक घास है, जिसके सजावटी पौधे के रूप में वारेन हेस्टिंग की पत्नी वाइफ मैरी हेस्टिंग लाई थी बंगाल में। तब से यह बंगाल का सरदर्द बन चुका है। जब यह जलाशय में फैल जाता है तो जल को स्थिर कर देता है, और जल के स्थिर करने से जल में ऑक्सीजन नहीं घुल पाते हैं, है ना। जल में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन नहीं घुल पाते हैं। और साथ ही यह एक ऐसा पादप है जो कि पारा कैडमियम तक को यह अवशोषित कर लेता है। मतलब कहने का अर्थ क्या हो गया कि यह सभी पोषक तत्वों को भी अवशोषित कर देता है। ऐसी स्थिति में जलाशय में रहने वाले जीव मरने लगते हैं, और बंगाल को एक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा घाटा लगता है। इसी के लिए हम इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोनोकार्पी। क्या है? मोनोकार्पी एक इंग्लिश वर्ड है ना। मोनोकार्पी एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। ये इसी तरह से लिखा भी जाता है, मोनोकार्पी। मोनोकार्पी जो है, यह अपने संपूर्ण जीवन काल में एक बार फूल देने वाले पौधे को मोनोकार्पी कहते हैं। वैसे पादप जो अपने संपूर्ण जीवन काल में एक बार फूल दे, मोनोकार्पी कहलाता है। इसका उदाहरण है बांस, केला और अगेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बोलता है इन विट्रो तथा इन विवो में क्या अंतर है? बोलता है इन विट्रो और इन विवो कहने का अर्थ यह हुआ कि इन विट्रो यानी बाह्य निषेचन, और इन विवो अर्थात आंतरिक निषेचन। इन विट्रो मादा शरीर के बाहर होगा और इन विवो मादा शरीर के अंदर होगा। देखिए यहां पर उदाहरण लिखा गया है इन विट्रो का, यहां पर जो ये उदाहरण है ना इन विट्रो वाला, ये इन विट्रो वाला उदाहरण इन विवो का है, जबकि इन विवो वाला उदाहरण इन विट्रो का है। यहां पर एग्जाम्पल थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, इसको आप लोग अपना अंडरस्टैंडिंग में ले आओगे, ठीक है। मनुष्य, घोड़ा, बकरी, गधा, कुत्ता, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी इन विवो होता है। कछुआ, मेढक, परखड़ी, शिशु इत्यादि में यह इन विट्रो की प्रक्रिया करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलता है एक पुंजक क्या है? इसको हिंदी में ये एक पुंजक जो है हिंदी वर्ड हुआ, इसे हम क्लोन के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं, ठीक है। क्लोन किसे कहा जाता है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल लग रहा है। क्लोन किसे कहते हैं? एक पुंजक किसे कहते हैं, है ना। एक पुंजक किसे कहा जाता है? एक पुंजक बोलता है कि वैसे जीव जो अपने जनक से आनुवांशिक तथा बाह्य गुण से 100% समान होता है, यानी 100% आपस में गुण उनके मिलते हैं, उन्हें हम एक पुंजक या क्लोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यानी पहला चैप्टर का आपका पूरा का पूरा जो सेशन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 के तरफ मूव कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में है लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझावे, परागकण का भंडारण क्यों और कैसे किया जाता है, शाइन कार्पस तथा एपोकार्पस क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पराग स्थिर केशर संकर्षण क्या है और अनेक शेक फलन क्या है। ये आपके सामने
ये आपके सामने इतना जो है ये क्या है आपका 6 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना, 6 जो है यह शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को हम लोग। देखिए यहां पे बोला गया है, यहां पे पहला क्वेश्चन है लघु बीजाणु धानी की संरचना को समझावें। लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है, यह सभी को पता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है ना, माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन है इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन जो है यह कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यह क्रिया क्या कहलाएगी यह क्रिया कहलाएगी आपकी लघु बीजाणु जनन कहलाएगी। लघु बीजाणु का जो ग्रोथ होता है, लघु बीजाणु जो विकास करता है वह विकास करता है लघु बीजाणु धानी में, माइक्रोस्पोरोजिनम में। और माइक्रोस्पोरोजिनम की शुरुआती संरचना गोल होती है और जैसे जैसे विकास करती है वैसे वैसे चतुष्कोणीय यानी क्या हो जाता है, 4 कोना वाला बनता चला जाता है। यह 4 कोना वाला जो बनता है इसमें 4 परत भी पाए जाते हैं, जिसमें यह है बाह्य त्वचा, अंतःस्थितियम है ना, मध्य परत और टेपिटम। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस जो है यह आपको बाहरी सुरक्षा प्रदान करेगा, जबकि अंतःस्थितियम एंडोस्थितियम इसे यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करेगा। मध्य परत जो है यह लघु बीजाणु को पोषण देने का काम करता है, जबकि टेपिटम में लघु बीजाणु उपस्थित रहता है। यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि लघु बीजाणु की उपस्थिति किस परत में होती है, लघु बीजाणु की उपस्थिति किस परिस्थिति में होती है, तो यह टेपिटम में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। परागकण का भंडारण क्यों और कैसे करते हैं, तो परागकण का जो भंडारण है यह कृत्रिम संकरण के द्वारा यानी हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा नए नस्ल की प्राप्ति के लिए यह किया जाता है और इसका भंडारण -196 डिग्री सेल्सियस द्रवीभूत नाइट्रोजन में करते हैं। यह जो पॉइंट है यह पॉइंट ऑब्जेक्टिव के मायने में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परागकण का भंडारण कहां किया जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विफाइड नाइट्रोजन में इसका ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपका साइन कार्पस और एपोकार्पस क्या है। साइन कार्पस का हिंदी होता है युक्तांडपी और वहीं एपोकार्पस का हिंदी होता है व्युक्तांडपी, जो कि दोनों स्त्रीकेसर के प्रकार हैं। बोलता है कि जिस स्त्रीकेसर के अंडप यानी जिस स्त्रीकेसर के अंडाशय आपस में जुड़े हुए रहेंगे, आपस में क्या रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, उन्हें हम साइन कार्पस कहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है ना, जिस स्त्रीकेसर के अंडाशय अलग अलग होंगे उन्हें हम एपोकार्पस यानी व्युक्तांडपी कहेंगे। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा संकरण क्या है, इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बोलता है जब कृत्रिम रूप से यानी ह्यूमन के द्वारा संकरण कराकर यानी परागण की क्रिया कराकर नए नस्ल की प्राप्ति की जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी चीज को हम हाइब्रिडाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण क्या है। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण किसे कहते हैं, तो बोलता है जब एक ही जाति के परागकण जब एक ही जाति का परागकण अपने वर्तिकाग्र पर आएगा तो उसे हम पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहेंगे। लेकिन अगर जो अलग जाति का परागकण आएगा तो वह परागकण वहां नष्ट हो जाएगा। यह कहने का मतलब सीधा सीधा अर्थ यह है कि
परागकण को पहचान करने की जो क्रिया है, परागकण पहचानने की जो विधि है, परागकण पहचानने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। अगर समान जाति का परागकण आता है तो पराग नली का यानी पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, जबकि अगर जो असमान जाति का परागकण आता है तो वह परागकण वहीं पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को सेशन समझ में आ रहा होगा, अगर जो तो आप लोग सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर सेशन समझ में आता है तो सेशन को शेयर जरूर कीजिए, इससे हम लोगों के हौसला बुलंदी होती है, हौसला बढ़ता है। आगे देखिए, बोलता है अनिषेक फलन क्या है, इसी चीज को यहां पे बोलता है पार्थेनोकार्पी क्या है। पार्थेनो कार्पी क्या है, यही चीज यहां पे बोलता है कि पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं। पार्थेनोकार्पी कहता है कि अगर बिना निषेचन के जनन हो जाए, बिना निषेचन के क्या हो जाए, फल की उत्पत्ति हो जाए, कार्पी बिना निषेचन के फल की अगर उत्पत्ति हो जाए तो हम इसे अनिषेक फलन कंसीडर करते हैं, है ना, इसे हम पार्थेनोकार्पी कंसीडर करते हैं। इसका एग्जाम्पल है अंगूर, संतरा, केला और अनानास, ये सब पार्थेनोकार्पी के उदाहरण है। नेक्स्ट में देखिए, बोलता है कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चैप्टर नंबर 2 के, जिसमें कि आपको पहला लिखा गया है परपरागन क्या है, इसके कारण पर टिप्पणी करें। परपरागन के कारण क्या क्या हैं, किस कारण से परपरागन की क्रिया होती है, और दूसरा है द्विनिषेचन की क्रिया को समझाएं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, और एक बीज द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की क्रिया पर प्रकाश डालें। यह तीन सवाल आपसे किया गया है चैप्टर नंबर 2 में, जिस पर कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के लिए। डबल फर्टिलाइजेशन को समझाने की ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। अब देखिए, बोलता है कि जब बाहरी कारकों के द्वारा, है ना, जब किसी एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा परागन की क्रिया संपन्न कराई जाती है तो उसे ही हम परपरागन कहते हैं। यानी परागन की क्रिया में, यानी पॉलिनेशन के प्रोसेस में जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर पार्टिसिपेट करता है तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, परपरागन यानी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। क्रॉस पॉलिनेशन के 5 कारण हैं, 5 रीजन से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। पहला है एक लिंगिता, दूसरा है स्वयं बंधिता, तीसरा है भिन्न कार्य पक्वता, चौथा है उभय लिंगिता, और 5वां है विषमवर्तिकात्व। देखिए, एक लिंगिता कहने का अर्थ यह है कि अगर फूल एक लिंगी रहेगा, यानी एक फूल में एक ही जननांग होगा, तो ऐसी स्थिति में यह परपरागित होगा, स्वपरागन की क्रिया इसमें कभी नहीं हो सकती। दूसरा बोलता है स्वयं बंधिता, सेल्फ फर्टिलिटी। अगर पुष्प, इस प्रकार के पुष्प अपने परागन से खुद परागित नहीं होते हैं, यानी स्वयं के ऊपर बंधन है कि हम अपने परागकण से परागित नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में स्वयं बंधिता उत्पन्न होती है। दूसरा बोलता है भिन्न काल पक्वता। भिन्न का मतलब अलग अलग समय, अलग अलग काल का मतलब समय, पक्वता का मतलब परिपक्व होना। जब नर और मादा जननांग दोनों अलग अलग समय में परिपक्व होंगे तो इसी को हम भिन्न काल पक्वता कहेंगे, जो 2 प्रकार की होती है, पुंग पूर्वता और स्त्री पूर्वता, है ना। पुंग पूर्वता क्या कहता है जी, पुंग पूर्वता स्त्री पूर्वता क्या कहलाता है, पुंग पूर्वता क्या कहलाता है, दोनों समझिए। ठीक है, पुंग पूर्वता कहता है कि अगर पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाए, यानी परागकण पहले अगर परिपक्व हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम पुंग पूर्वता कहते हैं। और जब मादा जननांग यानी अंडाशय पहले परिपक्व हो जाए तो इसे हम स्त्री पूर्वता के नाम से जानते हैं। चौथा बोलता है उभय लिंगिता, यानी द्विलिंगी तो है फिर भी अपना परागकण खुद पे नहीं ले रहा है। इसका कारण क्या है, किसी प्राकृतिक अवरोध या किसी कृत्रिम अवरोध के कारण जब अपना ही परागकण अपने पुष्प पर ना आए तो इसी को हम उभय लिंगिता का नाम देते हैं। और विषमवर्तिकात्व में कहता है कि जब
मादा जननांग नर जननांग से किसी कारण से बड़ा हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी परपरागण की क्रिया होती है। इसे हम विषमवर्तिकात्व के नाम से जानते हैं। और समवर्तिकात्व जो है इसका उल्टा यह स्वपरागण का कारण होता है, जिसमें पुंकेसर स्त्री केसर से बड़ा होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आइए, देखिए द्वि निषेचन की क्रिया क्या है। यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डील होंगे, है ना। यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, है ना। आप सभी लोग सेशन को जो है कि एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। है ना। तो द्विनिषेचन की प्रक्रिया को भी हम लोग देखेंगे। बोलता है कि जब एक ही बीजांड में दो बार निषेचन की क्रिया हो जाए तो हम उसको द्विनिषेचन कहते हैं। बोलता है कि कभी कभी एक नर युग्मक मादा युग्मक से संयुग्मित करके यानी निषेचन करके क्या बना लेता है, युग्मनज यानी जायगोट बना लेता है, और बाद में दूसरा नर युग्मक आकर के किससे जुड़ता है, द्वितीयक केंद्रक से जुड़ता है। किससे जुड़ेगा, द्वितीयक केंद्रक से जुड़ता है और प्राथमिक भ्रूणपोष प्राइमरी एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। इस प्रकार यहां पर तीन केंद्रक आपस में मिलते हैं। देखिए दो केंद्रक द्वितीयक केंद्रक का और एक केंद्रक नर युग्मक का, इस प्रकार से तीन केंद्रकों का यहां संलयन होगा और यही कहलाता है त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन, है ना। त्रिसंलयन की प्रक्रिया यही कहलाती है कि जब तीन केंद्रक आपस में मिले तो यह त्रिसंलयन की क्रिया कहलाएगी। यह 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। दूसरा बोलता है कि इस प्रकार एक ही बीजांड में कितने बार निषेचन की क्रिया होती है, 2 बार निषेचन की क्रिया हो जाती है। इसे हम द्विनिषेचन कहते हैं और इसकी खोज नावासीन नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में किया था, है ना। कुछ फूल में, फ्रीटिलेरिया तथा लिलियम के फूल में उन्होंने द्विनिषेचन की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास पर प्रकाश डालें। द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास पर क्या डालना है जी, प्रकाश डालना है। द्विबीजपत्री भ्रूण लिखना और उसके ऊपर टॉर्च बना देना, कहानी क्लियर, है ना। द्विबीजपत्री भ्रूण का पर प्रकाश इसी तरह से तो डाला सकता है। द्विबीजपत्री भ्रूण लिख दिया हमने, नीचे से टॉर्च जला दिया, ले हो गया, प्रकाश जला गया, है ना। चलो देखो द्विबीजपत्री भ्रूण पर कैसे प्रकाश डाला जा सकता है। देखिए सबसे पहले युग्मनज यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से बना हुआ पहला कोशिका कहलाता है युग्मनज। यह जो युग्मनज बना, यह युग्मनज अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होता है। यहां देखिए अनुदैर्घ्य विभाजन और अनुप्रस्थ विभाजन। जब कोशिका लंबवत विभाजन हो जाए अनुदैर्घ्य विभाजन, और जब कोशिका क्षैतिज रूप से विभाजित होवे तो अनुप्रस्थ विभाजन कहते हैं। और अनुप्रस्थ विभाजन ये विभाजन खास करके पादप कोशिका में होते हैं। इस चीज को भी याद रखिएगा, अनुप्रस्थ विभाजन खास करके पादप कोशिका में और अनुदैर्घ्य विभाजन खास करके जंतु कोशिका में होती है। इस तरह से यह अनुप्रस्थ विभाजन करके एक कोशिका ऊपर और दूसरा कोशिका नीचे बनाता है। ऊपर की ओर जो कोशिका होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सीए कहते हैं, और नीचे वाला को हम सीबी कहते हैं। सेल ऑफ बेसल एंड सेल ऑफ एपिकल, है ना। अंतस्थ कोशिका और आधारी कोशिका कहते हैं, जिसमें अंतस्थ कोशिका किसी भी प्रकार की कोई विभाजन नहीं करता है और आधारी कोशिका लगातार विभाजन करते रहता है, जिसके बाद यह उल्टा टी यानी ऊपर की तरफ से इस तरह से लंबा और नीचे बड़ा, तो इस तरह से उल्टा टी बनाता है। इसे हम प्राथमिक भ्रूण कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है भी, ये नीचे वाला जो कोशिका है इसमें 16 कोशिका और शुरुआती जो है इसमें 8 से 10 कोशिका होती है ना। इसके बाद यह जो गोलाकार भाग है, यही भाग आपस में मुड़ करके द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से द्विबीजपत्री भ्रूण की प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो चैप्टर है वो है अध्याय 3
है ना। अध्याय 3 देखिए, अध्याय 3 में क्या क्या है। अध्याय 3 का हम क्वेश्चन पहले देख लेंगे। अध्याय 3 का पहला क्वेश्चन है, पार्टिटुलेशन या प्रसव किसे कहते हैं। पार्टिटुलेशन या प्रसव किसे कहते हैं। जनन के लाभ को समझावे, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के गर्भ में होने वाले परिवर्तन समय अंतराल सहित बतावे, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से क्लियर। आगे देखिए, यह कुछ लॉन्ग सवाल है, कुछ 3-4 सवाल लॉन्ग में है। 4 सवाल लॉन्ग में क्या है, शुक्राणु जनन क्या है, इसका सचित्र वर्णन करें। शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का सचित्र वर्णन करना है। आगे हमारा मानव के अंडाशय के अनुप्रस्थ काट को चित्रांकित करें, या मानव के मादा के अंडाशय के अनुप्रस्थ काट में पुटक को दर्शावें। यह जो फिगर है, यह फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर में कंसीडर किया जाएगा। जनन का निर्माण एवं गैस्ट्रुलेशन को समझावे, है ना। यह जो है, यह ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट और लॉन्ग दोनों चलेगा। यहां से मासिक चक्र की व्याख्या करें, यह तो 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम इन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला है, पार्टिटुलेशन या प्रसव से आप क्या समझते हैं। बोलता है, गर्भावस्था में जब 9 महीने का हो जाता है, तब गर्भ के अंदर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है। किस हार्मोन का स्राव होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है, जिससे गर्भाशय अंदर की ओर चिपकने लगती है, अंदर की ओर सिकुड़ने लगती है, और इसी संकुचन से जो प्रेशर क्रिएट होता है, इस प्रेशर से शिशु अपरा के साथ बाहर निकल आता है। यह क्रिया पार्टिटुलेशन या प्रसव कहलाता है। जनन के लाभ, जनन के 3 लाभ हैं। जनन के द्वारा जीव अपनी जाति का अनुरक्षण करता है, यानी अपनी जाति को बचा करके रखता है। दूसरा, जनन के द्वारा जीव अपने अस्तित्व को कायम रखता है, अपना जो अस्तित्व खोने नहीं देता, और जनन के द्वारा ही नई जाति का विकास किया जा सकता है, नया जाति बनाया जा सकता है, नया जाति इस पृथ्वी पर लाया जा सकता है। अगर जनन की क्रिया ना हो तो नई जाति का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है, शिशु के गर्भ में होने वाले परिवर्तन को समय अंतराल के साथ दर्शावें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा, है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर रख लीजिए, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। पहले माह के अंत तक हृदय का विकास हो जाता है, वहीं दूसरे माह के अंत तक पैर तथा उंगली का विकास हो जाता है। पैर और उंगली का विकास दूसरे माह के अंत तक हो जाता है। तीसरे माह के अंत तक सभी प्रमुख अंग तंत्र बनकर के तैयार हो जाते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, यह सभी बनकर के तैयार हो जाते हैं। और चौथे माह में उन्हीं सभी अंग तंत्रों का विकास होता है। 5वें माह के अंत तक सिर पर बाल आ जाते हैं और शिशु पहली बार गति करता है, यानी गर्भ में पैर चलाने की क्रिया होती है। आगे देखिए, 6ठे माह के अंत तक आंख के पलक जो है वह अलग हो जाते हैं, आंख की पुतलियां अलग हो जाती हैं। और 9वें माह तक, यानी 7वें और 8वें माह में शिशु का विकास होता है, और 9वें माह के अंत तक शिशु पूर्ण रूप से प्रसव के लिए तैयार रहता है। इस प्रकार से जनन के 9वें माह तक आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूर्णतः जो है शिशु तैयार होता है। हर एक महीने उनका विकास होते जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है यह क्रिया पूरी तरीके से पूर्ण हो जाती है। आपको आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, तो आज के लिए क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। इसके लॉन्ग के साथ कुछ फिगर्स हैं, उन फिगर को बताते हुए हम लोग अगले दिन फिर से 3 चैप्टर को 3-3 चैप्टर करके हम लोग क्लियर करेंगे। ऐसे यूनिट वाइज बोले थे, लेकिन यूनिट वाइज आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया है ना। हमारा जो है कि इन्वर्टर जो टाई टूई कर रहा है, बिजली है नहीं, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा अभी इश्यू आ गया है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।